हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने बुक थर्ड की। चैप्टर भी थर्ड है हमारा और उसके अंदर जो होता है हमारे बनते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट। और वो निकलती हैं आप लोग की दो स्टेटमेंट के अंदर। एक होता है आप लोग का बैलेंस शीट जो कि वो भी स्टेटमेंट होती है और एक बनती है आपकी इनकम स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल चर्चा करने वाला हूँ कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे कि कितने आइटम आते हैं और कौन से आइटम किसके बाद आते हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली डेली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चों बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। आप लोग जब 11वीं क्लास में होंगे तो 11वीं क्लास में आप लोगों ने ऐसे बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ऑल इनकम और टू ऑल एक्सपेंसेस। फिर इसमें से सारी इनकम माइनस इनकम को जोड़ के एक्सपेंसेस माइनस करके तो हमारा क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट निकल के आता था। लेकिन बच्चों अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमारे जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो रिवाइज हो चुका है। तो रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखना कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हम पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद नोट्स और फाइनल हमें लिखना है अमाउंट। उसके बाद वो कॉलम जो हमें रिक्वायर होंगे, लेकिन मैं वो आप लोगों को बताने वाला नहीं हूं क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है मेरा इस वीडियो का मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहला ये रोमन नंबर है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना रोमन नंबर है, वैसे ही आप लोग को लिखना है। यानी कि सबसे पहले लिखना है आप लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है आप इसे इनडायरेक्टली नेट सेल भी बोल सकते हो, लेकिन बच्चों हल्का सा अलग है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिस चीज में आपका मेन बिजनेस रन कर रहा है उस चीज को बेचकर कितने पैसे आए, दैट्स माय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मान लो मेरा काम ट्यूशन पढ़ाने का है तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद जितनी भी इनकम मेरी आती है वो सारी मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है। ये हमारे बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट होता है। वहीं अगर बात करें हमारे नंबर 2 पे अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब अब मेरी मान लो यानी कि मेरा मेन काम क्या है ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के अलावा भी तो मेरी कहीं से इनकम आती होगी। तो वो जो इनकम आएगी वो सारी इनकम मेरी कैसे बनेगी, अदर इनकम बनेगी। सर को एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल का नाम हो सकता है बेटा मान लो कि मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दिए हुए तो वहां से मेरा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो अदर इनकम के अंदर ही मेरा इंटरेस्ट जाएगा। भाई मेरी कोई बिल्डिंग थी मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ था, वहां से मेरे पास रेंट का पैसा आ रहा है तो वो भी मेरा क्या बनेगा, अदर इनकम बनेगा। यानी कि मेन सोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो हमारी क्या बनेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनेगी। और उसको छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है वो मेरी सारी अदर इनकम बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने टैक्सी चलवाई हुई है गाड़ियों कंपनियों में तो वहां से टैक्सी से जो पैसा आ रहा है वो मेरी सारी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब उसके बाद यहां पे क्या करना है, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 जैसा भी गिवन होगा इन दोनों को जोड़ो। ये मेरा नोट नंबर 3 यानी कि टोटल इनकम। ये कौन सा हेड आ गया बेटा मेरा, टोटल इनकम का। वही बात करें 4, ये भी सारे रोमन नंबर चल रहे हैं। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे बेटा, एक्सपेंस की। और अब एबीसीडी हमारे इसके अंदर चालू हो जाएगी। तो इसके अंदर कितने पॉइंट है वो देखने हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब वो माल जो हमारा बिजनेस में काम चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है। अब मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो डेफिनेटली सी बात है उसके अंदर जो है मेरा कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ मैंने खरीदा होगा माइनस क्लोजिंग। आप लोगों ने जो है एनपीओ के चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा कंज्यूमेबल आइटम, और जिन्होंने नहीं पढ़ा आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट पे जाने की जरूरत होगी और वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला अलग होता है, यानी कि वो माल जो हम लोगों ने एज अ रॉ मटेरियल माल को मैन्युफैक्चरिंग करने के पर्पज से यूज किया है और एक साल के अंदर जितना कंज्यूम हुआ है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वही बात करें बी, परचेज स्टॉक, परचेज स्टॉक एज ए ट्रेडिंग, ठीक है ना, स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों आप लोगों ने चिप्स के अंदर हवा भरी है? नहीं। क्यों सर, वो तो भरी भराई हमें दुकानों पे मिलती है। क्या उस पैकेट के अंदर कुरकुरे चिप्स के अंदर दुकान वाले हवा भरते हैं? नहीं बच्चों, वो कंपनी से भरी भराई लाते हैं और हमें भरी भराई बेच देते हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि जो माल हम लोग एज इट इज लाते हैं, हल्की सी उसमें सर्विसिंग प्रोवाइड करके हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। एज इट इज फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं परचेज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा सी,
चेंज इन स्टॉक इन एफजी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि चेंज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हम लोग जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें आप लोग को याद होगा कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस लिखते थे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज होता था उसी को चेंज बोला जाता है, डिफरेंस बोला जाता है। और वही हम लोग यहाँ लिखेंगे चेंज इन स्टॉक इन फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारा क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक इस एक तरीके से परचेज और डायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे। परचेज स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन स्टॉक हमारा ये दोनों इस चीज का आइटम बन जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई बच्चों हमारे केवल और केवल अपने स्टॉक की। अब हम बात करते हैं किसी और चीज की। भाई अगर हमने बिजनेस ओपन किया है तो अकेले तो काम कर नहीं रहे होंगे, तो उसके अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर, कंपनी के अंदर जितने भी तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं, सैलरी की रेंट सैलरी देना और उनको पीएफ देना, उनके उसके लिए जो है कुछ मजदूरी देना, XYZ जितने भी तरह के मेडिकल देना, उसे जो है घर प्रोवाइड करना, कितनी भी तरह के खर्चे होंगे एम्प्लॉय से जुड़े हुए, वो सारे मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट के अंदर जाएंगे। वहीं अगर आगे बात करें ई पॉइंट पे, भाई सारा पैसा हम लोगों ने अपनी जेब से तो नहीं लगाया होगा, थोड़ा बहुत हमने बैंक से ले लिया होगा, और बैंक से लिया है तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं बेटा फाइनेंस कॉस्ट। अगर मैंने किसी भी रूप में डिवेंचर लिए हो, बैंक से लोन लिया हो, अपने दोस्त से लोन लिया हो, एक तरीके से किसी भी तरह का अगर उधार लिया है, तो उस उधार के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का पोर्शन हमारा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। यानी कि ऐसे इसे लिखे डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों अगर हमारे बिजनेस में मशीनरी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन भी तो लग ही रहा होगा, और अगर हमारे बिजनेस में कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उसके ऊपर बच्चों हमारा एमोर्टाइजेशन भी तो लग रहा होगा। यानी कि उन एसेट्स को हम यूज भी तो कर रहे होंगे, बिना एसेट्स के तो बिना मशीनरी के, बिना प्लांट लैंड बिल्डिंग के तो हम बिजनेस ओपन कर नहीं सकते। तो उन सभी एसेट्स के ऊपर क्या लगता है, हमारा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का खर्चा भी लगता है। सर सारे तो खर्चे हो गए, अब कौन सा खर्चा बचा? तो बच्चों बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें अभी तक नहीं पता होते, हम वो भी खर्चे यहां लिखते हैं जिसका नाम है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट यानी कि इसके अंदर वो खर्चे इंक्लूड करे जाते हैं जो खर्चे अभी तक हमारे इन 6 पॉइंट्स के अंदर कवर नहीं हुए, वो सारे खर्चे हमारे कहां पे आते हैं, अदर कॉस्ट के अंदर आते हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए, याद भी नहीं हो पाएंगे। बच्चों याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, ये तीनों हमारे माल से जुड़े हुए हैं, कच्चा, पक्का और अधूरा। अब कच्चा पक्का अधूरा का मतलब है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, ये भी माल है। परचेज स्टॉक एंड ट्रेड ये भी माल है, और चेंज इन स्टॉक एंड फिनिश गुड्स यही माल है। यानी कि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट कैसे हो गए, हमारे माल के हो गए। उसके बाद बच्चों अब काम भी तो करना है बिजनेस के अंदर, तो कौन करेगा हमारा काम, एम्प्लॉय करेंगे, तो एम्प्लॉय का खर्चा देंगे। अब कहीं ना कहीं अगर हमने बिजनेस का सेटअप किया है तो वो सेटअप जो है हमने कहीं से उधार मांगा होगा, तो उधार के बदले हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट भी देंगे। बच्चों अगर हमने बिजनेस को ओपन किया है तो मशीनरी भी आपके बिजनेस के अंदर होंगी, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन का भी खर्चा आ गया। सर अब जो खर्चे बच जाएंगे सारे कहां चले जाएंगे, अदर एक्सपेंस में। सर एग्जांपल देना अदर कॉस्ट का, बेटा रेंट आप लोगों ने कहीं भी यानी कि यहां से लेके यहां तक हेड में नहीं आया होगा, तो अदर कॉस्ट हमारे रेंट के अंदर चला जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली, ऐसे हमने सारे खर्चे लिख लिए। अब इन सब का भी टोटल आप लोग कर लेना, जितना भी टोटल है ये सारा टोटल आप लोग करना, और ये टोटल निकल कर आ गया। अब क्या करना है, इन टोटल इनकम ये रही और टोटल एक्सपेंस आप लोग का ये रहे, टोटल एक्सपेंस 4 हो गया। ये हमारा बच्चों कौन सा हेड हो जाएगा, ये वाला 5th हेड हो जाएगा, ये वाला। अब टोटल एक्सपेंस इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देना। तो बच्चों मैं यहां लिख के बता रहा हूं, वहां पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, यहां पे समझना, इसी के जस्ट नीचे, यानी कि 4th पॉइंट हो गया। अब 6 हेड बनेगा आप लोग का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे बनेगा आप लोग का, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देना, 3rd में से 5th पॉइंट माइनस कर देना, 3rd माइनस 5th, ये पॉइंट हमारा माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद हम क्या माइनस कर देंगे बच्चों, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे इस अमाउंट का, 30%, 50% जितना भी क्वेश्चन ने बोला होगा। अब ये भी फिगर निकल के आ गई, इसमें से ये माइनस कर देना और फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा आप लोग का प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स का। तो इस तरीके से जो है मेरी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया हो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर यस और नो का रिप्लाई करना, और जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप लोग इनबॉक्स में कर सकते हो। और जिन बच्चों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।